हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे। बच्चों, आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे निकालते हैं। इसमें दो मेथड बताया था, एक क्वालिटेटिव मेथड और दूसरा क्या था मेरे बच्चों, क्वांटिटेटिव मेथड। तो मैंने आपसे कहा था कि जो क्वांटिटेटिव मेथड होता है उसमें क्या करते हैं बच्चों कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को चेंज इन टाइम से डिवाइड कर देते हैं। यानी जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है रिएक्शन के दौरान, तो उसमें क्या करते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, उस चेंज को हम लोग टाइम चेंज से क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं, यानी उससे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाता है। और मैंने आपसे कहा था बच्चों कि जो रेट होता है बच्चों दो तरह का होता है, एक एवरेज रेट होता है और एक इंस्टेंटेनियस रेट होता है। याद होगा, एवरेज रेट का मतलब जब लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में रेट को डिफाइन करते हैं तो एवरेज रेट होता है, और जब स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को टाइम में डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब वो कौन सा रेट होता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट होता है बच्चों। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था जो एक्चुअली में जो इम्पोर्टेंस होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट का होता है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे बच्चों कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का चेंज करेगा तो डेफिनेटली जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेगा तो उसमें क्या होगा मेरे बच्चों कि कॉलिजन की पॉसिबिलिटी चेंज होगी, और जब कॉलिजन की पॉसिबिलिटी चेंज होगी तो उस वक्त जो इफ़ेक्टिव कॉलिजन होगा उसकी भी जो है पॉसिबिलिटी क्या होगी, चेंज होती चली जाएगी। यानी हर इनफाइनेटिज्मली स्मॉल टाइम में रिएक्टेंट का अमाउंट घटता चला जाएगा, तो जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन हर इनफाइनेटिज्मली स्मॉल टाइम में चेंज हो जाएगा। इसलिए क्योंकि हमको रेट ऑफ रिएक्शन को बच्चों गवर्न करना है, तो इसलिए हम पर्टिकुलर टाइम में रेट ऑफ रिएक्शंस को डिफाइन करते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में फ़र्क कुछ भी नहीं है, दोनों में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम है। लेकिन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में देखेंगे तो वो एवरेज रेट कहलाएगा, और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में देखेंगे तो इंस्टेंटेनियस रेट होगा। और ये जो रेट होता है वो माइनस डी एक्स अपॉन डी टी अगर हम कहें, तो अगर रिएक्टेंट के टर्म में बोलेंगे तो माइनस डी आर अपॉन डी टी, और अगर प्रोडक्ट के टर्म में देखेंगे तो प्लस डी पी अपॉन डी टी हो जाएगा, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो। और माइनस डी आर का मतलब होता है क्योंकि रिएक्टेंट घट रहा होता है और प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, बन रहा होता है। तो रिएक्टेंट घट रहा है तो इसलिए उसको माइनस साइन से दिखाते हैं, उसको कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन से दिखाते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस कहलाता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद मैंने उसको ग्राफ से दिखाया था, दो ग्राफ बनाए थे मैंने, और एवरेज रेट में और इंस्टेंटेनियस रेट में ग्राफ में फ़र्क क्या था वो बताया था कि अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकालना, पी पॉइंट पे निकालना है, तो उसमें उससे जिस पॉइंट पे रेट को डिफ़ाइन करना है तो उसमें क्या करते हैं बच्चों कि उससे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, और टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट को डिफ़ाइन करता है। ठीक है, और वहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस डी आर अपॉन डी टी होगा। ठीक है, जब हम इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे और एवरेज रेट बोलेंगे तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और फिर इसमें हम कुछ बातें और देखेंगे कि हेडिंग में मैंने डाला हुआ रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो अगर कोई रिएक्शंस होता है तो उसमें अलग अलग स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का होता है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं तो इसमें फर्स्ट केस है और सेकंड केस है, दो केस ले रहे हैं। एक केस है PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, तो इसमें देखेंगे इसका कोएफिशिएंट 1 है, मतलब अगर आप कुछ भी ना दिए जा रहा है तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 1 मोल समझते हैं, इसको भी 1 मोल समझेंगे, इसको भी 1 मोल समझेंगे। तो इसका मतलब जो कोएफिशिएंट डाटा है वहाँ तीनों में सेम है, 1 1 1 है, तो वहाँ पर रेट क्या होगा, माइनस डी। ठीक है, और PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डी टी, यानी अगर रिएक्टेंट की टर्म में बात करेंगे तो, और यहाँ माइनस साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि रिएक्टेंट PCl5 क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है, तो इसका मतलब इसको हम कहेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ PCl5। और आप सोचो जितना गति से रिएक्टेंट घटेगा उतना ही गति से प्रोडक्ट भी बनता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये प्लस डी PCl3 अपॉन डी टी, यहाँ देखो प्लस साइन दिया है क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जनरेट हो रहा होता है ना, और उसी तरह Cl2 के लिए प्लस साइन आएगा क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा होता
है ना। तो इसलिए मैंने लिख दिया दैट इज़ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ PCl5, यानी PCl5 के जो घटने की जो गति है, घटने का जो रेट है, वो बराबर है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ PCl3 एंड Cl2। ठीक है, जितना गति से ये घटेगा उतनी गति से ये क्या हो जाएगा, PCl5 और PCl3 और PCl2 बन जाए एंड Cl2 बन जाएगा। लेकिन अगर हम डिफरेंट कॉफिशिएंट वाला ले लें रिएक्शन, जिसमें जैसे नाइट्रोजन प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो अब हम इसके लिए अगर हम लोग रेट को डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, -dN2/dt। लेकिन यहाँ पर जो 3 है कोफिशिएंट, ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस साइन हम लगा रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट है तो माइनस साइन तो लगाएंगे क्योंकि रिएक्टेंट तो घट रहा होता है। तो dS2/dt बराबर होगा प्लस 1/2 dNH3/dt। ये प्लस साइन है, प्लस साइन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बन रहा होता है, इसलिए प्लस साइन में दिया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस बात का मतलब ये है बच्चों कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, देखो अमोनिया का जो बनने का जो रेट है, ठीक है, इज जस्ट डबल एज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। यानी देखो यहाँ 1 मोल अगर घट रहा है तो इसका 2 मोल बन रहा, यानी जितना रेट से ये घट रहा है, ठीक है, उसके डबल रेट से ये क्या हो रहा है बच्चों, बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम H2 के टर्म में बात करते हैं तो इसका 3 टाइम्स है, तो इसका 1 मोल खर्च हो रहा है तो इसका 3 मोल खर्च हो रहा है। यानी इसका जो रेट होगा इसके कंपैरिजन में जो इसके अमाउंट का जो डिटोरिएशन होगा वो इसके कंपैरिजन में जो होगा वो 3 टाइम्स क्या होगा बच्चों, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कोफिशिएंट को 1/, में ले आते हैं। तो इसलिए मैंने लिख दिया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज जस्ट डबल एज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। यानी रेट ऑफ नाइट्रोजन, जितना गति से नाइट्रोजन घट रहा है उसके जस्ट डबल गति से अमोनिया क्या हो रहा है बच्चों, बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये समझने के लिए एक सवाल हम लोग बना के देखेंगे तो हम लोग को बात और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और मैंने एक NCERT का ही क्वेश्चन लिया हुआ है, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा हुआ द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, यानी एक रिएक्शन है जिसमें N2O5 टूट रहा है। देखो इक्वेशन मैंने लिख रखा 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। यहाँ CCl4 सोल्यूशन है, यानी ये जो N2O5 ले रहे हैं वो जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड सोल्यूशन में लिया जा रहा है, यानी उसको सॉल्वेंट लिया जा रहा है, उसमें N2O5 को डाला हुआ है और टेम्परेचर 380 इन केल्विन है। ठीक है, और इसको मॉनिटर किया जा रहा है, मतलब उसके कॉन्सेंट्रेशन चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इज मॉनिटर्ड। ठीक है, अब कह रहा है कि इनिशियली जो कॉन्सेंट्रेशन था N2O5 का 2.33 मोलर था, यानी जब रिएक्शन की शुरुआत हुई थी तो इसका 2.33 मोलर है। ठीक है, और आफ्टर 184 मिनट्स इट रिड्यूस टू 2.08 मोलर, यानी 184 मिनट के बाद, यानी करीब करीब 3 घंटे के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन 2.08 मोलर हो गया। यानी इसका जो N2O5 है वो डिकम्पोज किया, यानी डिसोसिएट किया है NO2 और O2 में। तो फिर बोल रहा है कि भाई इसका एवरेज रेट निकाल के दिखाओ इन मिनट में। ठीक है, और व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, यानी यहाँ 2 चीज़ें बतानी है। एक तो एवरेज रेट बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शंस का एवरेज रेट क्या है, और NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, यानी NO2 जो बन रहा है वो किस रफ्तार से बन रहा है। तो देखो बच्चों, यहाँ एवरेज रेट निकालना है, तो एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो यहाँ पर अगर हम इसका रेट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर N2O5 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो -1/2 कोफिशिएंट जो है 1/, में आ गया। ठीक है, N2O5 का N2O5, ठीक है बच्चों, का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt, यही होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -12। अब इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी N2O5 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये हुआ कि इसका 2.33 था और फिर अब कितना हो गया है, 2.08 हो गया। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम ऐसे सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब
यहाँ पर क्या होगा, -½ लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट जो है 1 में आ जाता है। तो अब इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे हम लोग। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमें दिख रहा है वो कितना है बच्चों, 2.08 है, और इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 2.33 है। तो फाइनल 2 क्या लिख देंगे, 08 लिख देंगे, इनिशियल 2.33 लिख देंगे। और चेंज इन टाइम क्या होगा, तो यहाँ पर क्योंकि पर मिनट में निकालने को कह रहा है बच्चों, तो ना 184 मिनट दिखा रहा है, यानी इनिशियल टाइम ऑब्वियसली 0 मानेंगे, तो 184 मिनट के बाद तो चेंज इन टाइम क्या होगा, 184 हो जाएगा। तो आर का जो वैल्यू आ जाएगा वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, आंसर लिख दिया मैंने 6.79 × 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एवरेज रेट हुआ। इस तरह से हम लोग एवरेज रेट निकाल देंगे। ठीक है, अब जो है कहता है कि भाई NO2 का जो फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका रेट बताओ, उसका प्रोडक्शन रेट बताओ। तो रेट बराबर क्या होगा बोलो, रेट बराबर हो जाएगा 1/4, ठीक, डी NO2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt, यही होगा। ठीक है, रेट, क्योंकि अगर हम जिस रेट से रिएक्टेंट घट रहा होगा उतने ही रेट से प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो अगर हम रेट बराबर लिखेंगे तो 1/4 dNO2 अपॉन dt लिख देंगे। तो हमको क्या कर रहा है, कह रहा है NO2 के रेस्पेक्ट में बताना है। तो क्या हो जाएगा, dNO2 अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, 4 × रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ जो आपने निकाला है रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रखा है, देखिए कितना निकाला हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन हमने 6 पॉइंट निकाला है ऊपर, 4 × 6.79 × 10⁻⁻⁴ कर देंगे। तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन निकल जाएगा NO2 का। अब देखो यहाँ प्लस साइन लिया हुआ है क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इस तरह से है ना क्वेश्चंस बनाएंगे। तो आप देखेंगे बच्चों कि NCERT का जो कुछ क्वेश्चंस है आप उसको बना के देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। उसमें कुछ सॉल्व क्वेश्चंस है, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस है, तो उसको आप लोग ट्राई करके देखेंगे बच्चों। अब देखो बच्चों, एक सवाल और मैंने दिया है तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक रिएक्शन है अमोनिया का ऑक्सीजन के साथ, तो बोलता है कि ये जो रिएक्शन है हाई टेम्परेचर पे होता है और रिएक्शन दिया हुआ 4NH3 + 5O2 गिव्स 4NO + 6H2O। ठीक है बच्चों, और आपसे ये कह रहा है कि इस रिएक्शन के दौरान जो NO का जो फॉर्मेशन रेट है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया हुआ है 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब कहता है कि कैलकुलेट, इसमें दो चीज़ें कैलकुलेट करने को कह रहा है। एक कह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया किस रेट से घट रहा है, और दूसरा कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये दो चीज़ें बतानी हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट जो है इसको देखते हुए हम पहले इसका स्टोइचियोमेट्रिक क्या करेंगे, जो डाटा उसको इस्तेमाल करेंगे। तो हम जानते हैं ना कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट बराबर क्या होगा, -1/4 dNH3 अपॉन dt लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम। उसी तरह ऑक्सीजन के लिए क्या होगा बच्चों, -1/5 dO2 अपॉन dt। माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं पता है ना, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट तो घटेगा इसलिए माइनस साइन में आ रहा है। उसी तरह प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है तो हम क्या लिखेंगे, +1/4 dNO अपॉन dt और +1/6 dS2 अपॉन dt। ये तो लिख सकते हैं, ये तो आपको भी मैंने बताया था। अब कह रहा है कि भाई इसमें सबसे पहला सवाल कह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया का रेट ऑफ डिसअपियरेंस बताओ। तो देखो बच्चों, हमारे पास जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया हुआ है, तो उसी डाटा को इस्तेमाल करके रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया निकालना है। तो यहाँ देखो, अगर हम इसका कोफिशिएंट देखेंगे तो इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, तो डेफिनेटली इसका जो इक्वेशन बनेगा 1/4 dNH3 अपॉन dt, और ये क्या होगा +1/4 dNO2 अपॉन dt होगा। तो जितने रेट से NO बन रहा होगा उतने ही रेट से क्या होगा, अमोनिया ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि कोफिशिएंट सेम होगा तो क्या होगा बच्चों, रेट बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर तो समझ में आ गया, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो रेट क्या होगा, बराबर। इसका मतलब कि जो NO का फॉर्मेशन रेट होगा वही रेट ऑफ क्या होगा, जो डिमिनिशन होगा यानी अमोनिया के टूटने का रेट बराबर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि ये जो रेट होगा वही रेट इसका भी होगा,
लेकिन ये रेट क्या होगा फॉर्मेशन में तो प्लस साइन में होगा, यानी अपीयर कर रहा होगा, और ये माइनस साइन में है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा जो सवाल कह रहा है इसमें कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर बताओ, तो वाटर के लिए हम क्या बताना है, dS2/dt बताना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि dS2/dt बराबर क्या होगा 1/4 dNS3/dt। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अमोनिया का है ना रेट क्या है बच्चों, वही है जो NO का जो रेट है, यानी साइन जो है सिर्फ उल्टा होगा, तो हम अमोनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं और NO भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वाटर का फॉर्मेशन रेट बताओ, तो इसका मतलब हम रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने अमोनिया को कंसिडरेशन में लिया है। तो हम ये जानते हैं कि जो वाटर का जो कोफिशिएंट होगा 6 होगा, तो 1/6 dS2/dt बराबर क्या होगा 1/4 dNS3/dt लिख सकते हैं बच्चों, है ना। तो अब बताओ कि हमें किसका निकालना है, dS2/dt निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे dS2/dt। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 6/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि इसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये रेट जो होगा वो ओवरऑल रिएक्शंस का रेट है, लेकिन वाटर के रेस्पेक्ट में निकालना है तो हमारा ये रेट ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁻3। इसका मतलब जो अमोनिया के रेस्पेक्ट में जो रेट है उससे जो वाटर का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट क्या है बच्चों, ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना। इस पर आप लोग इसको फिर से ट्राई अपने से कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये आपका केमिकल काइनेटिक्स का एक पोर्शन हो गया, यानी आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम जो भी निकालेंगे तो जो इम्पॉर्टेंस होगा वो इंस्टेंटेनियस रेट का होगा। एवरेज रेट भी निकाल सकते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट जो होगा वो क्या होगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट होगा। ठीक है बच्चों, अब इस पर जो आपको क्या करना है बच्चों कि NCERT का जितना सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चन उसको बना के देखिएगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपसे सवाल बन जाएगा अगर आपको थोड़ी भी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर गवर्निंग रेट ऑफ रिएक्शंस। ये केमिकल काइनेटिक्स का सबसे मेजर पोर्शन है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो है आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, इसमें है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा टेम्परेचर है। यानी ये दो टॉपिक जो है ये सबसे ज़्यादा जो है आपसे इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। बाकी तो मैं आपको बता दूं मोटे मोटे तौर पे 6 फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करते हैं। पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम यानी रिएक्शन किस टेम्परेचर पे कराया जा रहा है, तीसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नेचर क्या है। नेचर से मुराद ये है कि टेम्परेचर रिएक्टेंट आयनिक है कि कोवलेंट है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो है ना नेचर ऑफ कंपाउंड्स पे डिपेंड करता है। मैंने कहा था कि जनरली आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो वेरी फास्ट रिएक्शन शो करते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो मॉडरेट रेट रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम बात करें तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, फिर दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तीसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, चौथा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। क्योंकि कैटलिस्ट जो है बच्चों वो रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करता है। क्या करता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करता है। और कैटलिस्ट आमतौर पे पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होता है, निगेटिव कैटलिस्ट भी होता है। पॉजिटिव निगेटिव का मतलब कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ डायरेक्शन में ले जाएंगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन अगर वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ा रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों कि वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा। एक निगेटिव कैटलिस्ट होता है कि जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लेकिन उसका जो रेट है वो कम हो, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जो बन रहा है उसका रेट क्या हो बच्चों, वो ज़्यादा हो जाए। तो कई बार कैटलिस्ट क्या करता है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को ज़्यादा क्या करता है, ज़्यादा सपोर्ट दे देता है। तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो होगा वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन, अमोनिया बनाने का रिएक्शन है, तो अमोनिया बनाने का जो रिएक्शन होता है बच्चों रिवर्सिबल होता है। तो अमोनिया जब बनता है तो उसमें आयरन कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, वो अमोनिया फॉर्मेशन को फास्ट कर देता है। लेकिन कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो क्या करेंगे कि अमोनिया फॉर्मेशन को फास्ट ना करके अमोनिया के डिकम्पोजिशन को फास्ट कर देंगे। तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अलग अलग जगह पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है आप मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए कि ये 6 फैक्टर्स हैं। पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, दूसरा टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन है, तीसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, चौथा है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है,
और पांचवा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। मतलब जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा बच्चों, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि उसमें एंट्रोपी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, एंट्रोपी ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शंस उस पर भी असर पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो कॉलिजन की पॉसिबिलिटी चेंज होगी। जैसे मान लो कि अगर मान लो 1 लीटर का कंटेनर है ना, और उसमें रिएक्टेंट लिए हुए हैं, और अगर 10 लीटर का कंटेनर है और दोनों में 1-1 मोल ही लिया है हमने, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स के बीच जो डिस्टेंस होगा 10 लीटर वाले में और 1 लीटर वाले में, डेफिनेटली 10 लीटर वाले में मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस क्या होंगे बच्चों, ज़्यादा होंगे। तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फिर वहाँ पर क्या होता है बच्चों कि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कॉलिजन की पॉसिबिलिटी एज़ कम्पेयर टू 1 लीटर वाले कंटेनर के रेस्पेक्ट में क्या होगी, ज़्यादा होगी डिस्टेंस, तो कॉलिजन की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसी तरह एक्सपोजर ऑफ रेडिएशंस पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह होता है बच्चों, तो वो लाइट के प्रेजेंस में होता है। आप सोचो कि लाइट अगर नहीं आए, यानी सन लाइट अगर ना हो, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड किया, कॉन्सेंट्रेशन पर तो डिपेंड नहीं किया, तो डिपेंड किस पे किया, लाइट पे डिपेंड किया। तो कुल मिलाकर के ये 6 फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं बच्चों, गवर्न करते हैं। जिसमें हम लोग सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है बच्चों। आपको याद होगा कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म इससे पहले हमने 2 जगह और इस्तेमाल किया है। और वो कहाँ इस्तेमाल किया है, आपको याद होगा सॉल्यूशन चैप्टर में जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म इस्तेमाल किया था, वेपर प्रेशर से रिलेट किया था, आपको याद हो, है ना। रॉल्ड्स ने कॉन्सेंट्रेशन को वेपर प्रेशर से रिलेट किया था, है ना। कॉन्सेंट्रेशन जिसका ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया कम होता है, तो उसका रेट ऑफ वेपराइजेशन कम होगा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ये बताया था मैंने। तो वहाँ पर वेपर प्रेशर से कॉन्सेंट्रेशन को रिलेट किया था। और आपको अगर थोड़ा सा और दिमाग पे जोर देने को कहूँ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हमने पढ़ा है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कॉन्सेंट्रेशन का इस्तेमाल किया है। अब वो लोग सर वो कहाँ पे पढ़ा था हमने कॉन्सेंट्रेशन, तो याद करो मैंने नस्ट इक्वेशन पढ़ाया था, याद है ना। नस्ट इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेट किया था। नस्ट इक्वेशन जो दिया हुआ था याद हो, E mn+/m इक्वल टू, है ना, E0 mn+/m -0.059 अपॉन n log 1 अपॉन mn प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेट किया था। उसी तरह से सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन को वेपर प्रेशर से रिलेट किया था। अब उसी तरह से यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है, रिएक्टेंट की बात हो रही है, तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट करते हैं। तो पहले तो हम मोटे मोटे तौर पे समझ लें कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा बच्चों तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। क्या होगा बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों होगा, तो दिमाग लगा के सोचो ना। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब अगर मान लो कि है ना किसी कंटेनर में हमने 100 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का लिया हुआ है ना, तो 100 मॉलिक्यूल्स लिया है। अब रिएक्शन की जस्ट स्टार्टिंग है, 0 टाइम है, यानी रिएक्टेंट हमने जस्ट लिया ही है, ठीक है। तो अब आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था ना कि रिएक्शंस जो होता है वो कैसे होता है। ऐसा नहीं होता कि साहब मान लो नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमने ले लिया तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक्सक्यूज़ मी करके बोलेगा कि ओ भाई रिएक्शन करना है क्या, नींद तो नहीं आ रही, ऐसा तो नहीं बोलेगा। रिएक्शन होने के लिए क्या क्राइटेरिया था, मैंने बताया था कि कॉलिजन होना चाहिए, रिएक्टेंट के बीच आपस में कॉलिजन होगा, तो कॉलिजन में भी इफेक्टिव कॉलिजन होगा तो रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली कॉलिजन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब इफेक्टिव कॉलिजन की पॉसिबिलिटी भी क्या होगी मेरे बच्चों, ज़्यादा होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या होगा बच्चों, चेंज होता चला जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। क्योंकि कॉलिजन्स की पॉसिबिलिटी जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता जाएगा तो रिएक्टेंट का अमाउंट घटता चला जाएगा,
तो कॉलिजन की पॉसिबिलिटी भी घटती चली जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा हूँ, रिएक्टेंट का अमाउंट जैसे जैसे घटेगा यानी प्रोडक्ट में बदलेगा तो रिएक्टेंट्स का नंबर कम होता जाएगा, तो कॉलिजन की पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी। तो कॉलिजन की पॉसिबिलिटी कम होगी तो इफेक्टिव कॉलिजन की पॉसिबिलिटी कम होगी और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम में चेंज कर जाएगा। तो कुल मिलाकर के मैं ये बताना चाहता हूँ कि as the concentration of reactant is high, then the rate of reaction is also high due to large number of collision possibility and vice versa यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों ज़्यादा होगा क्योंकि कॉलिजन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और वाइस वर्सा मतलब कि अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो कुल मिला करके अगर कभी भी आपसे पूछे कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों ज़्यादा होता है, तो हम क्या जवाब देंगे बच्चों कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो कॉलिजन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, कॉलिजन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी तो इफेक्टिव कॉलिजन की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे जैसे रिएक्टेंट का अमाउंट घटता चला जाएगा बच्चों वैसे वैसे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे घटेगा तो कॉलिजन की पॉसिबिलिटी घटेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटता चला जाएगा। इसलिए आप देखते हैं कभी भी कोई रिएक्शन जब स्टार्ट करते हैं आप तो उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन घटता चला जाएगा तो वैसे वैसे आप देखेंगे कि रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शंस का जो रेट होगा वो कम होता चला जाएगा। और इसकी वजह यही तो है कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है तो कॉलिजन की पॉसिबिलिटी भी चेंज हो रही है। ये वही बात है जैसे अब किसी घर में 25 आदमी है ना, और आप देखेंगे कि जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो फिर झगड़ा होने की भी संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे आदमी की संख्या घटती चली जाएगी तो पॉपुलेशन जैसे जैसे घटेगा तो झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो रामनवमी होता है या मुस्लिम्स का जो है मुहर्रम में जो है लाठी और डंडा वाला खेल होता था, आपने देखा होगा कि भीड़ ज़्यादा होती तो झगड़ा भी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पुलिस लगानी पड़ती क्योंकि भीड़ ज़्यादा तो कॉलिजन ज़्यादा तो सब उसमें क्या होते हैं कि है ना पी के टुल्ल होते हैं, तो पता चला हाथ लग गया तो पता चला कि साहब दोनों ने कट्टा निकाल लिया, होता है ना। तो भीड़ ज़्यादा तो कॉलिजन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा तो प्रोडक्ट फाइनल होने की यानी कब्रिस्तान जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो। और जैसे जैसे आबादी कम होती जाएगी है ना, जैसे जैसे है ना देर होता जाएगा है ना, तो रात में जो है वैसे वैसे आदमी की संख्या घटेगी तो कॉलिजन की पॉसिबिलिटी घट जाती है, तो उसी तरह झगड़ा भी कम हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट रिएक्शन पे भी लगाना है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चों। बात तो समझ में आ गई होगी। अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गिलेस्पी। क्या नाम था बच्चों? गिलेस्पी। उसने इस बात को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसने है ना एक थ्योरेटिकल रिलेशन दिया, गिलेस्पी जिसने एक थ्योरेटिकल रिलेशन दिया जिसको कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। और दिस वन इज द ही गेव ए एम्पेरिकल रिलेशन between concentration, he gave a mathematical relation between concentration of reactant and the rate of reaction, ठीक है बच्चों। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये सबसे पहला एक थ्योरेटिकल रिलेशन था जो कॉन्सेंट्रेशन को रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेट करता था। तो मैं बता दूं क्या लिखा है। लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था? गिलेस्पी ने। ही गिव ए एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन concentration of
रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन अब उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of the concentration of reactant is directly proportional to the product of the concentration of reactant। ये उसका स्टेटमेंट था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये जो प्रोडक्ट का बात जो बोल रहे हैं हम, ये प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर रिएक्शन के प्रोडक्ट से मुराद नहीं है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि ए कोई रिएक्टेंट है जो बी रिएक्टेंट से रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा। ठीक है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू LMA शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो R is directly proportional to the product of the concentration of reactant। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में दे रहे हैं इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, ये ए का कॉन्सेंट्रेशन है, बी का कॉन्सेंट्रेशन है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R इक्वल टू के। ठीक है बच्चों, ए बी, क्योंकि यहाँ हम लोग प्रोपोर्शनल टर्म हटाएंगे तो क्या कर देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे, वेयर के इज रेट कांस्टेंट। क्या बच्चों, के इज रेट कांस्टेंट, या इसी को वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। और के जो है बच्चों हम डिफाइन कर सकते हैं R के बराबर। अब बताओ के R के बराबर कब डिफाइन होगा, जब ए का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो बी के कॉन्सेंट्रेशन के और ये 1 के बराबर हो। इसका मतलब कि अगर आपसे कहे व्हाट डू यू मीन बाय रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, तो हम क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन concentration of reactant is unity। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है या वेलोसिटी कांस्टेंट जो है वो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर डिफाइन करते हैं, यानी इट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ 1। क्लियर बच्चों, अब इस बात का मतलब क्या होता है ज़रा बात को समझना। वो कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल सी बात लग रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि हम इसको ऐसे समझेंगे कि अगर मान लो कि रिएक्टेंट 1 मोल है तो जो रेट होगा, तो अगर हमने क्या कर दिया उस रिएक्टेंट का अमाउंट डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन उसी पावर से इन्हांस कर जाएगा, यानी उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, पावर में बदल जाएगा। इसका मतलब हम इसको ऐसे समझेंगे कि मान लो अगर एक और एग्जांपल लें, 2a प्लस b 2b गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो इसके हिसाब से k इक्वल टू R इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, k a का पावर 2 और b का पावर 2 होगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब जो कोफिशिएंट होगा वो पावर में बदल जाएगा। मतलब आप सीधी सीधी बात समझो कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन उसी पावर से इन्हांस कर जाएगा। अगर 4 टाइम्स कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा, 4 पावर में 4 हो जाएगा। यानी जितना टाइम्स हम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ाएंगे उतना ही पावर से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ये बात तो एकदम सीधी सीधी लग रही है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट तो यही तो दिया है ना कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कि अगर हम लोग 10 टाइम्स अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन 10 पावर से इंक्रीज कर जाएगा। अगर यूँ समझो
कि 100 टाइम्स अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें बच्चों तो रेट ऑफ रिएक्शन 100 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अगर 1000 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन 1000 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। इसका यही मतलब होता है। लेकिन अब एक बात तुम ही सोचो कि अगर उसने ये कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इस बात का तो यही मतलब निकल के आया कि जितना टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे उतने ही पावर से रेट ऑफ रिएक्शन इन्हांस कर जाएगा। इसका ये मतलब होता है बच्चों। लेकिन आप अगर ये दिमाग पे जोर दे के देखोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 लाख टाइम अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन 1 लाख टाइम बढ़ जाएगा। इसका ये ना मतलब होता है। अगर हम कहें कि 1 करोड़ टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है 1 करोड़ टाइम्स पावर से इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो ये बात अजीबोगरीब से लगती है। क्यों अजीबोगरीब से लगती है? सोचो, अगर किसी, है ना, इंडस्ट्रीज़ में अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्टेंट 1 मोल या 2 मोल या 4 मोल लेकर के तो रिएक्टेंट हम रिएक्शन कराएंगे नहीं। वहाँ तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, तो उस लिहाज से तो वहाँ पर तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए। पता चला कि, है ना, हमने, है ना, 1 लाख रिएक्टेंट ले लिया, 1 लाख मोल, तो उसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी 1 लाख टाइम जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो उस लिहाज से तो पता चला कि रिएक्शन जो हो रहा है वो पता चला कि इतना फास्ट हो गया रेट ऑफ रिएक्शन कि वो जो है रिएक्शन चैम्बर ही ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये बात सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज़रूरी नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे तो उसी पावर से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये थ्योरेटिकली इसने समझाने की कोशिश की कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ये बात 100% वैलिड नहीं है। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं वैलिड है? तो मैं एक चीज़ आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे मान लो कि मैं, अगर एग्जांपल से समझो कि जैसे मैं खाना खा रहा हूँ फॉर द एग्जांपल, और मेरे सामने एक रोटी आई और मैं एक रोटी खा गया, ठीक। अब तुम लोग बैठ के देख रहे हो, अच्छा सर रैन रोटी खा रहे हैं। दूसरी रोटी आई, अब दूसरी रोटी भी खा गया, हैं। तीसरी रोटी आई, अब वो भी लपेट लिया, है ना। अब जा कर के जो है अयान जो है ना, क्लासरूम से बाहर गया और क्लासरूम से बाहर सबसे कहा कैश सर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटी। यानी कि इसका क्या मतलब कि रोटी आ रही थी और कैसर खा रहे थे। एक रोटी आई तो खा लिया, दूसरी रोटी आई तो खा लिया, तीसरी रोटी आई तो खा लिया। अब वो यही तो देख रहा ना, एक रोटी आई तो एक रोटी खा लिया, दूसरी रोटी आई तो दूसरी खा लिया, तीसरी रोटी आई तो तीसरी खा लिया। अब वो जाके बाहर बोलेगा कैसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटी, तो सही बोला गलत बोला? सही बोला। एक रोटी आई तो खा लिया था, दूसरी रोटी आई तो भी खा लिया, तीसरी रोटी आई तो खा लिया। लेकिन उसने जो देखा था उस हिसाब से तो वो सही बोला। लेकिन अगर बताओ इस बात को अगर वो जनरल वे में बोल दे कैसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैसर के पास अगर 100 रोटी आई तो इसका मतलब 100 रोटी भी लपेट लेंगे। इसका मतलब ये सही है कि गलत है? डेफिनेटली गलत है। इन जनरल तो अगर हम बोलेंगे तो कैसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटी, सही बात है, क्योंकि एक रोटी आई थी तो एक रोटी खा लिया, 2 रोटी आई थी 2 रोटी खाया, 3 रोटी आई तो 3 रोटी खाया। लेकिन ये बात के बिहाफ पे अगर वो बाहर जाके बोलेगा कैसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटी, तो ये गलत हो जाएगा। तो इससे पता ये चला कि ये बात सही भी है और गलत भी है। नहीं, इसका मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन जो मेरे बच्चों कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब ये बात जो बोल रहा है वो सही भी है और नहीं भी है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है। यानी थ्योरेटिकली उसने कॉन्सेंट्रेशन को रेट ऑफ रिएक्शन से थ्योरेटिकली रिलेट किया था। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन को थ्योरेटिकली रिलेट कर रहा है, और उसी बिहाफ पे रेट ऑफ रिएक्शंस को कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट करके उसने कहा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आप बोलेंगे सर ये बात तो समझ में आ गई कि उसने कहा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इस बात का मतलब है जो आप बोल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अभी मैंने एग्जाम्पल्स रोटी वाला दिया ना, उसको एग्जाम्पल्स को पकड़ के देखो क्या बोल रहा हूँ मैंने कहा जितनी रोटी आ रही उतना खा रहा हूँ, तो ये बात सही है, अयान ने सही बोली कि रेट कैसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटी। लेकिन ये बात 100% सही है कि नहीं है? नहीं है 100% सही, क्योंकि उसने तो देखा 3 रोटी आया था 3 खा लिया था, लेकिन चौथी रोटी आई थी तो उसने देखा नहीं ना कि मैं उठ करके चला गया था वहाँ से। तो अब बताओ कि ये बात सही है क्योंकि उसने जो देखा सही है, लेकिन ये बात हकीकत तो नहीं है ना। कुछ लेवल तक तो सही है, लेकिन आगे जाके लेवल में क्या हुआ है ना, चौथी रोटी आई थी तो कैसा तो है ना जाकर के बाहर निकल गए थे। इसका मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये बात सही है, लेकिन ये 100% वैलिड नहीं है।
और बोलेंगे सर वैलिड नहीं है तो फिर इसका मतलब कि लॉ ऑफ मास एक्शन गलत है। तो मेरे बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन गलत नहीं है, लॉ ऑफ मास एक्शन सही है, लेकिन ये जो है वो हर जगह वैलिड नहीं होता है। इसका मतलब जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो उस लेवल तक तो वो सही है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो ये बात 100% सही नहीं होगी, क्योंकि अगर उसकी बात मान ले तो पता चला कि रिएक्शन चैम्बर में अगर 1 लाख टाइम अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन तो 1 लाख टाइम इंक्रीज कर जाएगा, तो उस लिहाज से तो रिएक्शन चैम्बर ही ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब ये बात सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उसने थ्योरेटिकली इस बात को समझाने की कोशिश की कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ये बात सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तब आप बोलेंगे सर ये बात सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो ये बात सही कैसे है? इसका मतलब है कि हमें एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है? तो मेरे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन में एग्जैक्ट रिलेशन जो बताता है वो हमें बताता है एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन बताता है। कौन बताता है? एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सी नई बला आ गई? तो पहले एग्जाम्पल को अभी मैंने बताया था कि एक रोटी आई तो खा लिया, दूसरी रोटी आई तो खा लिया, तीसरी रोटी आई तो खा लिया। अयान ने क्या बोला बाहर जाके? कैसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटी सही है कि गलत है? सही है, लेकिन गलत भी तो है वो, क्योंकि चौथी रोटी में तो वो था नहीं। अब इसी बात को अगर मैं कहूँ कि भाई ये बात सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, तो सही भी बोल रहा है और गलत भी बोल रहा है। इसका मतलब कि एग्जैक्ट बात तो वो नहीं बता पा रहा, लेकिन उसने मोटे मोटे तौर पे बताई है। ठीक, तो उसी तरह लॉ ऑफ मास एक्शन ने भी एक एम्पेरिकल, एक थ्योरेटिकल रिलेशन देने की कोशिश की। उसने थ्योरेटिकली इस बात को समझाने की कोशिश की कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो इससे एग्जैक्ट रिलेशन पता चल भी सकता और नहीं भी पता चल सकता। ठीक, तो उसने सबसे पहली बार ये कोशिश की थी इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसलिए उसके बेसिस पे हम लोग क्या है ना ये बताते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब जो पता चलेगा कि कैस सर ने है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटी है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो वो पता चल सकता है कि एक्सपेरिमेंट से पता चल सकता है। अब बोलोगे सर एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? तो अब क्लासरूम में CCTV कैमरा लगा हुआ था, यानी जहाँ पर मैं खाना खा रहा था वहाँ कैमरा लगा हुआ था। अब आप कोई बोलेगा, एन बोलेगा कि कैसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटी, तो आप मान जाओगे क्या? उसने हाँ 100 रोटी आएगी तो कैसर 100 रोटी लपेट लेंगे क्या? ये तो नहीं है। तो आप बोलेंगे रुको अभी पता करते हैं। तो CCTV कैमरा ऑन किया तो अब क्या दिखाएगा? अच्छा पहली रोटी लपेट लिया, दूसरी रोटी लपेट लिया, तीसरी रोटी लपेट लिया, चौथी रोटी एन बाहर और चौथी रोटी आई कैसर भी बाहर। इसका मतलब कि एग्जैक्ट रोटी और कैसर में क्या रिलेशन था तो वो CCTV कैमरा से पता चला। CCTV कैमरा क्या? एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिससे हमको कैसर के रोटी का कंडीशन को है ना एक्सप्लेन करेगा वो। तो उसी तरह से लॉ ऑफ मास एक्शन मेरे बच्चों ये थ्योरेटिकल रिलेशन है जो कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट करता है, लेकिन ये बात 100% सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कुछ रिएक्शन में ये बात सही भी हो जाती है, कुछ रिएक्शन में ये लो कॉन्सेंट्रेशन पे सही होती है, कुछ रिलेशन में ये हाई कॉन्सेंट्रेशन पे इनवैलिड हो जाती है। तो पता ये चला कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अलावा जो है हमको कुछ और भी बातें पता होनी चाहिए जिससे हमको एग्जैक्ट रिलेशन पता चलेगा कि कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन होता है। तो बच्चों उसको एक्सप्लेन करता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। कौन एक्सप्लेन करता है बच्चों? रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, एक्सप्रेशन। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है तो समझ लो, इट इज एक्सपेरिमेंटल बेस्ड experimental based mathematical expression which define exact relation between concentration of reactant and rate of reaction
तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है मेरे बच्चों, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो एग्जैक्ट डिफाइन करता है, एग्जैक्ट रिलेशन डिफाइन करता है किसमें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन में। अब आप एक सवाल पूछेंगे सर हम एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, ये तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो तो एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है, तो एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, वो रिएक्शन के साथ दिया रहेगा। जैसे फॉर द एग्जाम्पल अगर मान लो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, 2a प्लस 2b गिव्स प्रोडक्ट, मान लो 2a प्लस 2b प्रोडक्ट है, यानी a का 2 मोल b का 2 मोल प्रोडक्ट बना रहा। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू LMA चले, LMA मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन, ये थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है, तो वो बताएगा R इक्वल टू K a का पावर 2 और b का पावर 2 बताएगा, नहीं बताएगा, क्योंकि जो हम थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है तो इसके कोएफिशिएंट को ही तो पावर में लाएंगे ना, तो a का पावर 2 b का पावर 2 बता दिया। ठीक है, अब बताओ कि इस एक्सप्रेशन को देख करके क्या लग रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन a के 2 पावर पे डिपेंड कर रहा, b के 2 पावर पे डिपेंड कर रहा, यानी कि इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, a के 2 पावर पे डिपेंडेंट है, b के 2 पावर पे डिपेंडेंट है। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू LMA है, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन है जो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेकिन अगर इसका RLE दिया हो, RLE मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हो, बोलेगा कि फॉर दिस रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज दिस। अब वो क्या दिया, R इक्वल टू K, A का कॉन्सेंट्रेशन 1 और B का कॉन्सेंट्रेशन 1, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सपेरिमेंट से दिया हुआ। अब वो खुद कहेगा कि फॉर दिस रिएक्शन RLE इज दिस, यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन इज दिस, या एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन इज दिस। तो इसका मतलब कि ये एक्सप्रेशन जो है ये वैलिड होगा और ये एक्सप्रेशन इनवैलिड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन जो है वो आपको एग्जैक्ट रिलेशन को नहीं बता रहा होगा, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो एग्जैक्ट रिलेशन को बता रहा होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन A के 1 पावर पे डिपेंड कर रहा, B के 2 पावर पे डिपेंड कर रहा। तो इसका मतलब जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो एक्चुअल रिलेशन है जो क्या बताता है, कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन में रिलेशन बताता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये याद रखिएगा कि जो कॉफिशिएंट जो होगा वो पावर में बदल रहा है, तो यहाँ पर कॉफिशिएंट देखो पावर में नहीं गया, बल्कि यहाँ एक्सपेरिमेंटली पता चला कि A का 1 पावर है, B का 1 पावर है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पता चला, तो मैंने क्या कहा, ये एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है वो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। जैसे हमने क्या कहा कि आयान ने क्या कहा था, कैसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटी, तो ये बात सही भी थी गलत भी थी, लेकिन एग्जैक्ट बात कैसे पता चलेगा, तो वो सीसीटीवी कैमरा से पता चलेगा। सीसीटीवी कैमरा जो बताएगा वो एग्जैक्ट बात बताएगा ना। तो उसी तरह से बस इतना सा फर्क समझ लो कि लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है जो कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन को थ्योरेटिकली रिलेट करता है, और वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जो एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन है जिसको रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन होता है जो एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट करता है। तो जहाँ पर आपको है ना एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन दिया होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक्सपेरिमेंटल यानी RLE को फॉलो करना पड़ेगा, LMA आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जहाँ पर RLE नहीं दिया हुआ है इसका मतलब वहाँ LMA का मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन इसका मतलब वैलिड है, इसका मतलब वो एक्सप्रेशन सही बता रहा है। लेकिन अगर जहाँ LMA नहीं दिया हुआ, लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है, तो उस हालत में क्या हो, RLE नहीं दिया हुआ तो LMA माना जाएगा, और अगर RLE दिया हुआ है तो RLE माना ही जाएगा। लेकिन अगर RLE नहीं दिया हुआ तो LMA के अकॉर्डिंग जो है आपको एक्सप्रेशन को वैलिड मानना पड़ेगा, यानी वो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन जो आप एक कोएफिशिएंट को देख कर लगाएंगे वही आपको क्या होगा, एग्जैक्ट रिलेशन को बता देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो इसको आप लोग ज़रा पढ़ के आइएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे बच्चों।